Bismillahirrahmanirrahim. Basically, today we want to conclude that 4 experiment which we have done in the only lectures. क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए हुए एक दो, बाकी अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैब की एक्सेस इंशाल्लाह जो है मीटिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन एचईसी के साथ में भी जो है 15 जुलाई तक जो है ना चांसेस हैं यूनिवर्सिटी ओपन, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को जो है परमिशन होगी, लेकिन बिफोर नोटिफिकेशन जो है आई कांट से एनीथिंग एंड आई कांट रिकमेंड एनीथिंग। तो पहले हम थोड़ा सा वाइवा के बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। वेब में हमारे पास वाइवा में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि खास तौर पे जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अल्फा रेस की रेंज के बारे में जो हम यूज करते हैं, वो जिस तरह से क्विंचिंग है, इंटरनल क्विंचिंग क्या है, एक्सटर्नल क्विंचिंग क्या है, एवलांच इफेक्ट क्या है, डेड टाइम क्या है, प्लाटो रीजन कौन सा रीजन है, तो द डिफरेंस बिटवीन अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, पेनिट्रेशन पावर किसकी कम है किसकी ज्यादा है, तो रेंज किसकी ज्यादा है किसकी कम है, किस यानी कि आपके पास पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, कौन से न्यूट्रल है। ऑल दीज थिंग्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर कोई भी आपको इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो हमारे पास जीएम ट्यूब है उसके अंदर गैसियस का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रेशर कितना रखा जाए तो हमें वो करेक्ट वैल्यू देगा, ये सारी चीज जो है जीएम काउंटर रीजन के अंदर जो है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहां तक हमारे पास जो है लेजर का ताल्लुक है, लेजर में मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि लेजर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है फिनोमिना जरूरी हैं, जो कि हमारे पास वो रौनुमा हो रहे होंगे। इफ इट्स अकरिंग देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लेजर, अदरवाइज आप लेजर नहीं बना सकते। तो दूसरा टाइप्स ऑफ लेजर्स कौन सी हैं, आपको जस्ट लेजिंग मीडिया चाहिए होता है, उसमें जो है गैसियस भी आप सब उसमें डाल सकते हैं, सोल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में भी आपको मटेरियल डाल सकते हैं, लेकिन बेसिक वही है कि ऐसी चीजें हम डालेंगे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड एमिशन क्रिएट करा रही हो, अदरवाइज हमारी लेजर नहीं बनेगी। और लेजर और आर्म लाइट को किस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो आपके पास जो रेजोनेटर होता है जो कि जिस कैविटी के अंदर लेजर बन रही है उसके बाद हमें आउटपुट मिल रही होती है, उसका अंदर का माहौल क्या होता है, कैसे हमारे पास फोटोन जो है रेस की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, अरे ऑफ फोटोन, बसेस ऑफ फोटोन, जब हमारे पास आउटपुट जो है उसके अप्रोच होती है तो फिर आउटपुट देते हैं, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट नहीं देते। ये सारे गोया क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके जहन में क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो है हाफ लाइफ मीन लाइफ को कुछ टच करेंगे, तो उसके बाद फर्दर हम जो है ना देखेंगे जो है ना व्हाट्स द नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ है या क्या आगे एक्सपेरिमेंट हमने जो है लेक्चर डिलीवर करने हैं, ताकि आप लोग जो है आके कुछ उनके बारे में डिस्कस कर सकें, प्रैक्टिकली भी आप कर सकें यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है व्हाट आर द अल्फा रेज। अल्फा रेज आपको पता है हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंपल इज दैट। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, वो डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल कवर करने के काबिल होते हैं, जो कवर कर सकते हैं एयर में या किसी गैस मीडियम के अंदर। साफ ज़ाहिर कोई और अगर एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, कोई आपने और मटेरियल रखा हुआ है, उसमें वही तारीफ वही होगी, डेफिनेशन वही है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं उसकी रेंज कहलाएगी। यही चीज है, कहते हैं ना ये एरिया आपकी रेंज से बाहर है। जब ये इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा तो उसमें जो यूनियन काउंसिल डिवाइड होती हैं तो हर एमपीए एमएनएज की एक रेंज होती है कि इधर तक जो है वोट जो कवर करेगा ये एमपीए एमएनए करेगा, इससे बाउंड्री आउट ऑफ बाउंड्री जो है दूसरा करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है उसकी रेंज कहलाती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्फा रेज, तो उसको हम कहते हैं। हाँ, अब इसमें हमारे पास ये है स्पेसिफिक आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसमें नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल पर यूनिट पाथ, यानी पर यूनिट पाथ जो भी पाथ वो कवर करेंगे और उसमें जो आयंस हमारे क्रिएट हो रहे होंगे उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक आयनाइजेशन। अच्छा, दो किस्म की टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल।
एक्साइटेशन ये होता है whenever we give the specific energy, that threshold energy to any atom or molecules, it go toward the first excited state, from ground to first excited, second excited and third excited. यानी वो आपने उसी रीजन में रहे, ये नहीं आयोनाइज होकर एस्केप करके बाहर चला जाए। तो अगर हमारे पास इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एटम या मॉलिक्यूल को, वो ग्राउंड स्टेट एक्साइट होकर फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाता है, सेकंड में या थर्ड एक्साइटेड में चला जाता है, एक्साइटेशन स्टेट में ही रहता है, तो ऐसे पोटेंशियल को, ऐसी एनर्जी को आप कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। Ionization potential is that potential which is provided to atom or molecules. It will be ionized and go out of the escape out of the boundary. यानी वो जो मटेरियल होगा या जहां तक उसका रीजन होगा, अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस होता है, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एम के बाद हमारे पास कोई और शेल नहीं होता, उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिमिटाइज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगर वो आयनाइज होके उस अपनी बाउंड्री को KLM को क्रॉस करके बाद आयनाइज होकर चला जाता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। एक तो आयनाइज भी करेगा, आयनों में तब्दील करना, पॉजिटिव अलहदा हो जाना, नेगेटिव अलहदा हो जाना, और दूसरा काम उसका क्या होगा, वो बाउंड्री को एस्केप करके उसको यानी कि क्रॉस करके बाहर निकल जाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी को अभी भी जो है एम्बिग्यूटी, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ओके। तो उसके बाद हमारे पास जो है क्विंचिंग एक होता है। क्विंचिंग का जो लफ्जी मानी है इंग्लिश में अगर आप देखें तो क्विंचिंग उर्दू में मतलब होता है कूल डाउन, किसी चीज को बुझाना, कूल डाउन करना। तो अब हमारे पास जो है मैं आपको बताऊं कि आपने गैसियस का माहौल, इतना प्रेशर गैस का ज्यादा जीएम ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, कोई एटम या मॉलिक्यूल्स हमारा या पार्टिकल कोई जा रहा है उस जीएम ट्यूब के अंदर, वो एक से ज्यादा जो है गैस एटम को आयनाइज करा रहा है, जो कि रीडिंग में काउंटर में हमारे पास एक से ज्यादा दे रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है हमारा ऑपरेटर्स कैलिब्रेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलिब्रेट। अब उसको कैलिब्रेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसके अंदर जो है एथेनॉल वगैरह ऐड कर लो, उसी यानी कि जीएम ट्यूब के गैसियस जो हमने हीलियम नियॉन या जो भी गैसेस अंदर रखी हुई हैं, हैलोजन गैसेस जहां हमने फिल की हुई हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारे पास पार्टिकल की प्रेजेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, या तो आप उसके अंदर एथेनॉल या ब्यूटेन ऐड कर लो। ब्यूटेन या एथेनॉल क्या करेगी, उस गैसियस प्रेशर को कूल डाउन करेगी, कम कर देगी, यानी मुतवाजन करेगी। मुतवाजन करने का मतलब क्या है, एक आपका अल्फा पार्टिकल आएगा, गैसियस जो है मॉलिक्यूल को आयनाइज करेगा, इट विल मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड। आप किसी की ना आवाज आ रही है, प्लीज कंट्रोल इट। क्वेश्चन करना चाह रहा है, ओके। क्वेश्चन एंड में मैं लूंगा आपसे। तो इसका मतलब है आपने कोई एथेनॉल या ब्यूटेन जो है गैसेस जो आपने जीएम ट्यूब के अंदर जो है फिल की हुई है, उसके अंदर आपने ऐड कर ली। अब उसका प्रेशर तवाजन में आ जाएगा, एक पार्टिकल आएगा तो एक को ही जो है आगे एक्साइट करवाने का बायस बनेगा, ये सॉरी एक्साइट नहीं, आयोनाइज कराने का। इट विल मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो जब अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो आपका जो है गैस एटम मूव करेंगे, तो आगे काउंटर में आपके पास तवाज़न यानी कि आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। जितने यानी कि पार्टिकल आ रहे हैं उतने ही गैस एटम आयनाइज होंगे। हाँ, एक्सटर्नली इसका एक्सटर्नली क्विंचिंग ये है कि जो आपने इलेक्ट्रोड लगाई हुई है वो जो है कम एनर्जी वाले, यानी जिनकी एनर्जी इतनी नहीं थी जो कि आयनाइज हो रहे थे, उनको भी कैचअप करने में जो कामयाब हो रही थी, तो उन इलेक्ट्रोड की आपने एफिशिएंसी या उनका पोटेंशियल कम कर देना है। वो क्या होगा, वो एनर्जेटिक को तो जो आयनाइज गैस एटम है उनको तो कैच करेगा, जो नॉन हमारे सेकेंडरी गैस एटम है जिनको इनडायरेक्टली यानी कि एक पार्टिकल टकराया, उसने एक को आयनाइज किया है, एवलांच से दूसरा भी आयनाइज हो गया, वो दूसरे की एनर्जी जरा कम होगी, उसको वो जो है अट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो दैट क्विंचिंग इज कॉल्ड द एक्सटर्नल क्विंचिंग। यानी इंटरनल क्विंचिंग कोई गैसियस प्रेशर पुल डाउन करके
एक्सटर्नल क्विंचिंग का मतलब ये है इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी या उनकी जो है पोलैरिटी कम करके, तो यू कैन कंट्रोल द एक्स्ट्रा आपके पास जो पार्टिकल की रीडिंग आ रही थी फॉर कैलिब्रेशन पर्पस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्विंचिंग जो है, अगर आप किसी भी डिटेक्टर को, जीएम काउंटर को आप उसको कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। तो एवलांच इफेक्ट क्या होता है? एवलांच मैंने आपको मल्टीपल टाइम मैंने बताया हुआ है कि स्लाइडिंग जो अब होती है किसी भी हिली एरिया के अंदर, एक जो है सर आवाज डबल आ रही है आपकी। सॉरी सर आवाज आपकी कभी कट जाती है, कभी डबल आने लग जाती है। वो बेसिकली मे बी पुअर इंटरनेट जो है अनस्टेबिलिटी, आई वांट टू रिपीट इट। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन जो है अनस्टेबल होगा तो मैं दोबारा आपको जो है इसके बारे में बता देता हूँ। इंटरनल क्विंचिंग होगा जब आप कोई भी एथेनॉल या ब्यूटेन जो है जीएम ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल क्विंचिंग। यानी वो क्या करेंगे, वो गैस के प्रेशर को कूल डाउन कर देंगे। बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव नहीं होगा, नॉर्मल हद तक वो आपका गैस प्रेशर सेंसिटिव होगा। सेकेंड, आपके पास एक्सटर्नल क्विंचिंग क्या है कि आप जो वोल्टेज आपने ज्यादा उसके जिनके कैचर जो लगाए हुए हैं जो कि आयनाइज एटम को कैच कर रहे हैं गैस के, तो उनकी पोलैरिटी या उनकी आप एफिशिएंसी कम कर देंगे। ये नहीं बिल्कुल ही कम कर दें जो कि आयनाइज्ड हमारे पास अच्छी एनर्जी वाले जो गैस आयंस हैं वो भी ना पहुंच सके। अगेन इट विल बी आल्सो द एरर इन द जो है ऑपरेटर्स। तो उसको जरा कम कर लेंगे ताकि आपके एनर्जेटिक पार्टिकल गैस के तो पहुंच सके और नॉन एनर्जेटिक। हाँ, एवलांच इफेक्ट मैं बता रहा था, वो तो यूं है कि जब कोई भी आपकी यानी कि स्लाइडिंग होती है किसी हिली एरिया के अंदर, बर्फबारी होती है, तो एक तौदा छोटा सा गिरता है तो वो अपने साथ वो जब स्लाइड करता है तो साथ कई तौदों को मिला देता है। दैट इज कॉल्ड द एवलांच इफेक्ट। यानी कि एक पार्टिकल जो है वो कोलिजन के दौरान ज्यादा पार्टिकल को यानी कि उसको स्लाइड करने का, उसको मूव आउट करने का बायस बने। दैट इज कॉल्ड द एवलांच इफेक्ट। तो ये आपके इनके जो बेसिकली चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नीचे क्या चीजें हैं। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेजर करने की काम आती है, डिस्चार्ज होता है। ये आपने 12वीं में भी पढ़ी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। द गीगर लॉ मैंने आपको कल बताया था। इट एक्सप्लेन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। R इज इक्वल टू BE की 3/2। दिस इज कॉल्ड द गीगर लॉ। ये इक्वेशन आप लिख लेंगे फार्मूला, तो दिस इज द गीगर लॉ। व्हाट इज द गीगर न्यूटन लॉ? गीगर न्यूटन लॉ इधर बताया हुआ है कि log ऑफ लैम्डा जो होगा, ए तो है कंपनसेटिंग कांस्टेंट है, अगेन बी इज कंपनसेटिंग एंड log ऑफ आर। ये आपकी रेडिएटिव आपके पास जो रेडिएशंस हैं ये उनकी वजह से जो है आपके पास एक्टिविटी है log ऑफ आर की। ए प्लस बी दीज आर द कंपनसेशन कांस्टेंट। तो गोया गीगर न्यूटन लॉ के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ये जब किसी भी आप जो है वेवलेंथ ऑफ किसी रेडिएटिव एलिमेंट को आप डिस्क्राइब करते हैं तो log ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू log की फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू को भी आप पिक करना चाह रहे होते हैं, लॉगरिथमिक आपको जरूरत पड़ती है मैथ में। तो ए प्लस बी log ऑफ आर, आर जो है आपका वो रेडिएटिव एलिमेंट है जो आप इस्तेमाल करें, अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गीगर न्यूटन लॉ। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड गीगर लॉ। जीएम काउंटर यूज्ड फॉर, मैंने आपको बताया था मेजरिंग और डिटेक्शन द वैरायटी ऑफ द रेडिएशंस। कंस्ट्रक्शन आपको बता दी थी कि जीएम ट्यूब होती है, उसके अंदर गैसियस प्रेशर ऐड करते हैं, पार्टिकल आके टकराता है कोई भी अल्फा या बीटा या गामा, उसको माइका विंडो को क्रॉस करके तो उन गैस एटम को आयनाइज करता है, आयनाइज करके आगे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं साइडों पे। इट विल मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड और काउंटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली काउंट्स आ जाते हैं। तो जीएम डिटेक्टर जो हमारे पास यूज्ड फॉर द डिटेक्शन और मेजरिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ द रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा कोई भी हो, ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिक एक जो है उसमें बता दी। जीएम व्हाट इज द साइड वॉल ऑफ द, हाँ इसमें वो कहता है कि साइड वॉल जो है ना, जो प्रोब है वो बीटा गामा एक्सरेज यूजिंग हमारे पास इसमें इसके अंदर जो गैसेस हमारे पास जो उसमें रखा जाता है हैलोजन गैसेस को रखी जाती हैं। हैलोजन गैसेस जो है वो बेसिकली जब भी कोई पार्टिकल टकराएगा तो इनकी रैंडम जो है हल्की बल्कि मूवमेंट होती है, आयनाइज नहीं हो रहे होते। जब कोई टकराएगा तो उसकी फौरन मूवमेंट होगी और इट विल मूव टुवर्ड द
इलेक्ट्रोड्स जो कि हमारे पास किसी भी साइड्स अपोजिट जो है पोलैरिटीज उसके अंदर लगी हुई है, it will move and also you can get the that reading which we want to describe that particle जो है content, जो पार्टिकल ज्यादा उसमें मौजूद है या हमारे पास कम उसमें मौजूद है। I'm sorry because it's happening due to the internet instability, maybe या आपके पास हो या मेरे पास हो, तो मैं इसलिए बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है अगेन मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, टाइम जाया हो जाएगा। इसको देखते हैं कि मैं नेट को देख लेता हूँ, सिग्नल आ रहे हैं मेरे पास तो ओके। एनीवे इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी। अब इसमें सेल्फ क्विंचिंग काउंटर वो कह रहा है counter filled with the argon alcohol mixture, then it's called the self quenching counter, okay। and the background effect मैंने आपको बताया हुआ है, जब आप कोई भी अगर मैं दूसरा नेट कनेक्ट कर लूं तो 1-2 मिनट देखें, अगर फिर भी नहीं आ रही तो मैं जो है दूसरा मेरे पास जो है इंटरनेट है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आवाज क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। बट आई एम सॉरी, वो वाईफाई के ना असल में मैंने वो ऊपर सिग्नल किसी टाइम हवा चल रही है तो आपको पता है कि ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं हवा जो है इनको जो है सम टाइम डिस्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये सुबह बारिश भी हुई है तो हवा की वजह से वो सही तरह से इंटरनेट सम टाइम जो है ब्लॉकेज हो जाती है उनकी वेव्स की, तो जो सम टाइम आवाज आपको कट जाती है क्योंकि everything is nice but Wi-Fi signal problem sometime it's happening, I'm sorry in this case। तो अगर फिर भी बार बार आ रही मुझे बताइएगा, मैं दूसरा इंटरनेट जो है कनेक्ट कर लूंगा, मोबाइल इंटरनेट जो कि उसका मे बी इट विल वर्क नाइसली। बैकग्राउंड इफेक्ट बेटा मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी सोर्स नहीं रखते, आप जीएम काउंटर को ऑन कर देते हैं, फिर भी आपकी रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है आपके जो एरिया जो इन्वायरमेंटल है उसके अंदर जो है रेडिएशन काफी तादाद में मौजूद है या कम मौजूद है, वो आपको दैट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड इफेक्ट। यानी कि एनवायरमेंटल जो हमारे पास रेडिएशन जो इफेक्ट होता है इन द विसिनिटी वेयर वी आर पुटिंग आवर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑफ दैट रेडिएशन। स्केलर आपको पता है, यू नो वेल अबाउट द कि उसमें डायरेक्शन नहीं होती स्केलर की, जो भी यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसमें गोया टाइम हो उसके अंदर जो है रेडिएशंस हों, तो अगर उनकी कोई खास डायरेक्शन है तो उनको हम quenching achieve in the practice। मैंने आपको बताया कि how can we get external and internal quench। हाँ, ये कह रहा है कि आपके पास जो है गीगर प्लेटो रीजन क्या है। You know in the start of the experiment we trace the working voltage region। अगर मैं आपको एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा इसमें क्योंकि इसके अंदर जो है जस्ट गिव मी 1 मिनट। वर्किंग वोल्टेज रीजन, अच्छा इस रिपोर्ट जो मैंने आपको आज पहले भी भेजी हुई है न्यूक्लियर रिपोर्ट, उसके अंदर काफी उन्होंने लंबी चीजें लिखी हुई हैं। आई मीन के उसके अंदर हिस्ट्री और इसके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको बेशक आपको पता होना चाहिए, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। मैं एक शेयर स्क्रीन न्यू कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है प्लाटो रीजन क्या है, तो उस प्लाटो रीजन को बताने के लिए
दिस इज बेसिकली द प्लाटो रीजन। आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ये देखा था कि इसकी जो है हम वोल्टेज चेंज करते जा रहे थे तो हमारे पास एक्टिविटी में ऐसा ऐसा इजाफा होता, जैसे कि ऐसे हमारे पास आ रही थी वैल्यू, इधर से लेकर ऐसे जा रही थी, फिर स्टेबल लाइन आती थी, स्टेबल लाइन के बाद हमारे पास अगेन जो है कट जाती थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये हमारे पास जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड द वर्किंग रीजन और प्लाटो रीजन। वर्किंग वोल्टेज रीजन या प्लाटो रीजन हमारे पास वो रीजन है जिसमें एक्टिविटी की स्टेबल लाइन हमारे पास है। थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी सी यानी कि उसके अंदर जो है इंक्रीज हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्लोप ना हो। वो आपके पास स्टेबल लाइन जहां हमारे पास जो है वोल्टेज को आप फिक्स कर सकते हैं, दैट स्टेबल लाइन के अंदर जो रीजन आ रहा होगा परपेंडिकुलर ड्रा करने से, दैट रीजन इज कॉल्ड द वर्किंग वोल्टेज। अब इसमें हमारे पास जो है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो दिस ऑल रीजन इज कॉल्ड द वर्किंग वोल्टेज रीजन, जिसमें इस कोई भी वोल्टेज आप सेट करके आप अपने ऑपरेटर्स को उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगेन आई एम गोइंग टू द sorry, not this one, sharing the old one picture. Share प्लाटो रीजन। तो वर्किंग वोल्टेज रीजन या हमारे पास जो है वो रीजन जिसमें हम जो है स्टेबल लाइन जो एक्टिविटी की हम ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग वोल्टेज रीजन। अब इसमें हाँ लेजर का पोर्शन आ गया है, इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे लेजर के। सबसे पहले वो कहता है लेजर स्टैंड्स फॉर, यू नो वेल लेजर एंड मेजर में क्या फर्क है। उसमें माइक्रोवेव रीजन होता है, इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक लाइट। हाँ, क्रोम का मतलब ये है कि कलर जिसमें सिंगल कलर हो, मोनोक्रोमैटिक। डाइक्रोमैटिक का मतलब ये है जिसमें मल्टी कलर, दो कलर हो। पॉली कलर का मतलब ये है पॉलीक्रोमैटिक, इसका मतलब इसमें कई कलर्स होते हैं। ये अक्सर जो है लेडीज लान पहनती हैं, नए नए लान, उसमें मल्टी कलर होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक। अब है क्या इसमें बेसिकली हमारे पास जो है कलर चेंज हो रहा होता है वेवलेंथ चेंज होने से। अब वेवलेंथ जब चेंज होती है हमारे पास जो है, जिस तरह रेड है वो 630 है, ग्रीन है 532 नैनोमीटर है, ब्लू है 430 नैनोमीटर है। इस तरह से आपके पास जो है सम टाइम आपके पास कोई कलर जो कंट्रास्ट बन रहा होता है आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री कलर, तो उसको पॉलीक्रोमैटिक कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक यानी जो लेजर होती है उसमें सिंक्रोनाइज वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी के फोटोन, सिंगल वेवलेंथ। उसका क्या मतलब होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और वेरी इंटेंस होते हैं। जबकि ये आपके पास जो लाइट आ रही है सिंपल लाइट है, इसके अंदर जो है कुछ वेवलेंथ की कम होती है और तो उसी रीजन में, ये नहीं है कि रीजन और हो जाता है, यानी 632, 630, 640, 645, 650, ये इस तरह 20-25 जो है नैनोमीटर तक उसमें कलर में चेंजेस नहीं आते। तो चूंकि वो एक ही जो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के नहीं होते, तो इसलिए हम उनको मोनोक्रोमैटिक नहीं कह सकते। तो मोनोक्रोमैटिक साफ जरे उनकी जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक होती है, एनर्जी भी सेम होती है, यानी सिंक्रोनाइज जो आपके पास फोटॉन होंगे उनको हम मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं। तो जो लेजर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि मोनोक्रोमैटिक होती है और फेज कोहेरेंट होती है। फेज कोहेरेंट का मतलब ये जब मूव करती है इसकी डिफरेंट रेज, इसका क्रस्ट के साथ क्रस्ट मैच हो रहा होता है, ट्रफ के साथ ट्रफ मैच हो रहा होता है, ऐसे। तो उसको हम कहते हैं फेज कोहेरेंट। फेज का मतलब ही यही है एंगल में एक जैसी, कोई चेंज एंगल में ये ना हो, एक का क्रस्ट आ रहा है दूसरी का ट्रफ आ रहा है, तो उसमें भी हमारे पास वो लेजर फिर इतनी फेवरेबल या इतनी इंटेंस नहीं रहती जितनी आपके पास फेज कोहेरेंट जो है। इन दोनों में देखिए मिक्स नहीं करनी, मोनोक्रोमैटिक सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल एनर्जी। फेज कोहेरेंट
एक ही यानी कि एंगल पे जो बेंड हो रही है, एक ही एंगल पे जो है उसका यानी कि पीक आ रही है और एक ही उस पे हम पा रहा है, तो क्रस्ट और ट्रफ मैच हो रहे हैं, दैट इज फेज कोहेरेंसी। तो मैं और भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताता जाता हूँ, पहले भी आपको बताई हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो है लो डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्ज जल्दी नहीं होती, बहुत दूर जाके डाइवर्ज होंगी जहां पे उनको बहुत ज्यादा एयर का सामना होगा, करीब करीब से वो यूनिडायरेक्शनल जाएंगे, यूनिडायरेक्शनल लो डाइवर्जेंस। और इनमें कन्वर्जेंस ज्यादा होती है, कन्वर्ज का मतलब ये फोकसिंग जाती है, फोकस होती है, वेरी इंटेंस होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेजर। इनको बनाने के लिए कौन से फिनोमिना जरूरी हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है कि आपके पास डी एक्साइटेशन के दौरान एक से ज्यादा फोटॉन आपको मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर एक ही आपने जो है फोटॉन देके उसको एनर्जाइज किया, एक्साइट किया और वापसी पे आपको जो है एक फोटॉन मिल रहा है, सॉरी ओके, तो एक्साइटेशन के लिए भी एक फोटॉन और डी एक्साइटेशन में भी आपको, इफ यू आर गेटिंग ओनली वन फोटॉन, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ड्यू टू मेटास्टेबल स्टेट, अगर हमारे पास एक्साइटेशन में तो एक फोटॉन मिला है, डी एक्साइटेशन में मोर देन वन फोटॉन हम जो है अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन, नॉट अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने आपको बताया था, number of atom or molecules into the excited state are greater than number of atom or molecule from the ground state, यानी N2 is greater than N1, that position is called the population inversion. Metastable state कौन सी होती है? It's in between the ground state and excited state, जो दरमियान में state होती है, it's very near to the excited state, that is called metastable state. इसमें आमतौर पे commonly practice में जो हमारे पास होता है, क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड, लेकिन आपने देखा है लेजर में हमने कई मटेरियल जो है चूज किए हैं जिसमें ये हो जाता है, तो जहां ऐसा हो जाता है उनमें से फिर उससे लेजर बनानी आसान होती है। तो डिफरेंस आपने देख लेना है स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस में, मैंने आपको पहले बताया। आपने ये डिफरेंस भी देख लेना है, ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट में क्या फर्क है। डेली लाइफ में वो कहता है मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है, डिफेंस में इस्तेमाल हो रही है लेजर। तो आजकल तो लेजर आपके पास जो है डिवाइसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, लेजर सर्जिकल वगैरह ये सारी मेडिसिन में ही आती है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस यही है कि आम लाइट को आप मेडिकल पर्पस के लिए, आप डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लेजर गाइडेड गन बनती हैं या लेजर गाइडेड मिसाइल बनते हैं, आम लाइट को उनके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एडवांटेजेस हो गए। वाई नॉट विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन लेजर क्यों नहीं बन सकती? आपको पता है जब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो आपके फोटॉन जो है स्टिमुलेटेड एमिशन में नहीं जाएंगे, तो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में लेजर हासिल करना इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज द बेसिक रीजन। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि टू लेवल लेजर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो आपकी टू लेवल लेजर होती है उसके अंदर हमारे पास जो है मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता। स्टिमुलेटेड एमिशन ना होने की वजह से आप लेजर नहीं बना पाते। these are the respect to the फोर एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताए थे पहले, उसमें जो है ह्यूमन हेयर डायमीटर भी हमने लेजर से इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो है हमने वेवलेंथ फाइंड की थी यूजिंग द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जीएम काउंटर कैरेक्टरिस्टिक एंड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनकी डेमोंस्ट्रेशन हो चुकी है और इनका वहवा कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये नोट्स आज भी भेज दूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको ये भेजे हुए हैं। इसको और इससे रेलेवेंट मटेरियल को अच्छी तरह पढ़ लें। अब आपके क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द वहवा और which we have studied the experiment
स्कीमेटिक, उसका जो है प्रिंसिपल, या उसकी कोई आप क्या बोलना चाहें, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर या प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यही है, आपने रेडिएशन लैब के अंदर फुली प्रोटेक्टेड होकर, जिस तरह कोरोना वायरस वाली यूनिफॉर्म है, आपने देखा होगा, आपने लैब कोट वगैरह, हाथों पे ग्लव्स, आंखों पे गोगल्स, जो कि रेडिएशन डिटेक्टर गोगल्स होते हैं, अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट करके, और बाहर से जो कि क्लीन रूम में जाना है तो आपने जो है फुट पे भी आपने जो है ना, जिस तरह हैंड के ग्लव्स होते हैं, फुट के भी रैपर होते हैं, वो आपने पहन लेने हैं, और आपके हेड के ऊपर जो है कैप एक मिलती है, वो आपकी होनी चाहिए। प्रिकॉशंस है। तो मिनिमम टाइम आप, ये बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है मैंने आपको बताया, वो एनर्जी या वो जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है टू एटम और मॉलिक्यूल विच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जिस तरह इसका नाम एक्साइटेशन है। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एनर्जी इससे ज्यादा होगी, जो कि किसी एटम मॉलिक्यूल को जो प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी आयनाइज एंड मूव बियॉन्ड दैट रीजन, जो उसके अपनी टेरिटरी होगी जहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसको एस्केप करके आउट ऑफ बाउंड्री वो एस्केप हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। पहले आयनों में तब्दील होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो एक्साइटेड स्टेट जो ग्राउंड स्टेट वाली, वो सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके एस्केप करके चला जाएगा। वो एनर्जी या वो पोटेंशियल जो हमने उसको प्रोवाइड किया था, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी आयनाइजेशन के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, एक्साइट होने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। दीज आर टू बेसिक थिंग्स हमारे पास होते हैं। तो कम से कम आपने जो है रेडिएशन के, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने आप को रेडिएशन से एक्सपोज करने देना है। रीडिंग लें, जस्ट आप जो है ना गो टू अवे फ्रॉम दैट मटेरियल और दैट जो है apparatus। तो कम से कम इसका जो है 6 जो है फीट का फासला हो, आप उधर जाके उसको जाके एक्सपेरिमेंट जो है बाकी रीडिंग वगैरह कैलकुलेशन उधर जाके करें। खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाता है, यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू द दैट पर्सन हु इज वर्किंग विद द रेडिएशन लैब, जो टेक्नीशियन होते हैं। आप खुद नहीं उसको डिस्कार्ड करके तो उसको जो है हाथ से या उसको जो है कॉटन स्वैब से जो है उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दें। जिस तरह लिक्विड की फॉर्म में भी रेडिएक्टिव मटेरियल होते हैं, अगर वो कोई बॉटल गिर गई है और फर्श पे सारा जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया है, देन यू हैव टू जस्ट लुक फॉर दैट रेडिएशन लैब टेक्नीशियन, या आप 15 को कॉल करें, वो आगे बंदों को लेके आएंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे सब चीज़ों से। खुद उसको टैकल करने की कभी हरगिज़ कोशिश ना करें, खास तौर पे न्यू रेडिएशन मटेरियल आपके पास लेबॉर्ट्री में न्यू अगर सोर्सेज आए, क्योंकि जब यूज़ हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से रेडिएशन जो है वो एमिट होती रहती हैं, तो 5-6 साल के बाद उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए हम भी इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं वो करते, क्योंकि एक्टिविटी उनकी इतनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती। जब नए नए थे, अगर आप SOPs का इस्तेमाल नहीं करते तो अल्टीमेटली आपके जीन्स को, आपके टिश्यूज़ को वो इंजर करने का बायस है। दीज आर द प्रिकॉशंस जो कि आम रेडिएशंस जो है उसमें भी आपको बचना चाहिए, ख़ास तौर पे जो रेडिएक्टिव जो है मटेरियल है उससे ये आपके पास प्रिकॉशंस है। इसलिए एटॉमिक एनर्जी के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं उनको 4 या 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं कराया जाता, ताकि जो न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री में वो डोज ले रहे हैं, सब दिन उनका काम ही रेडिएशन से है, तो इतने ज़्यादा जो है ना पूरे वीक डोज ना लेते रहें, जिससे उनके टिश्यू बॉडी के जो है स्ट्रक्चर को जो है इंजरी शुरू हो जाए, उसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन टिश्यू की या किसी भी उसके जो है हैजर्ड्स, उसके नुकसान स्टार्ट हो जाए। ये बेटा क्वेश्चन आप दे दें, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, फिर क्वेश्चन रह जाएंगे। आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आप यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड पेनिट्रेटिंग पावर? बेटा रेंज और पेनिट्रेटिंग पावर वही होती है, क्योंकि आपका जो है जितनी रेंज ज्यादा होगी, अब ये देखें कि आप पार्टिकल जो जहाँ से जो हमारे पास जो है अल्फा एंड बीटा जिस सोर्स से निकल रहे हैं उनकी करीब रखेंगे तो उसकी जो है पेनिट्रेशन पावर रेंज बहुत ज्यादा होगी। बेसिकली रेंज ये होता है कि जो डिस्टेंस वो कवर करता है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द रेंज मिनिमम, यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ पे उसकी प्रेजेंस पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। पेनिट्रेशन होती है किसी चीज के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हैं पेनिट्रेट करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल टू गो थ्रू फ्रॉम द मटेरियल। अब ये देखें, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, फ्यू सेंटीमीटर की आपकी थिकनेस है
कोई आपने आयरन रखा हुआ है या कोई आपने माइका रखा हुआ है, उस थिकनेस में से अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, बीटा भी करवा रहे हैं, गैमा भी करवा रहे हैं। अल्टीमेटली जो है उसमें हमारे पास जो है वो पार्टिकल आप जो उसमें कंसिडर कर रहे हैं जिस तरह से बीटा है, उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके एक तो हमारे पास जो है ड्यू टू द साइज एंड एनर्जी ऑफ दैट मटेरियल जो बीटा so much, that's why you can also let me complete it first of all। तो उसमें हमारे पास जो है उसको हम देखते हैं। किसी बच्चे ने एक और क्वेश्चन किया हुआ है कि एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फर्क है। एनर्जी और पोटेंशियल में हमारे पास फर्क ये है कि आप जो है दूसरे लफ्जों में इसको अच्छा एक सेकेंड, ये कोई जी हाँ, ये इसको आप कह सकते हैं कि एक ही चीज के दो नाम हैं। वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो भी किसी भी मटेरियल को आयनाइज होने के लिए, एक्साइट होने के लिए, उसको पोटेंशियल का नाम भी दे।